हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लूम्स अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो पिछली क्लास में हमने जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसमें हमने पढ़ा था कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है भाई, ठीक है। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय है। भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक का उल्लेख दे रखा है। उसके बाद में क्या है, इसकी नियुक्ति है, इसकी स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को होती है, ठीक है। जब निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है उस समय एक सदस्य निकाय होता है। उस समय इसके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो सुकुमार सेन साहब है। उसके बाद में इसकी समिति बनती है। समिति क्या करती है कि उसके बाद में क्या होता है, एक सदस्य के बाद में तारकुंडे समिति बनती है। 16 अक्टूबर 1989 को बनती है। तारकुंडे समिति की सिफारिश पर क्या हो जाता है कि इस आयोग को बहुसदस्यीय निकाय कर दिया जाता है, यानी 1+2 सदस्य कर देते हैं। उस समय इसके जो आयुक्त होते हैं वो होते हैं आरवीएस पेरी शास्त्री। उसके बाद में 1 जनवरी 1990 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई इस जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है इसको एक सदस्य कर दे। उस समय इसके अध्यक्ष है वो कौन थे, आरवीएस पेरी शास्त्री थे। उसके बाद में क्या होता है कि 1 अक्टूबर 1993 के अंदर दिनेश गोस्वामी समिति बनती है। उस समिति के सिफारिश पर क्या होता है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त है उसको फिर से बहुसदस्य निकाय यानी कि 1+2 सदस्य बना दिया गया। और उस समय उसके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो टीएन शेषन थे। और टीएन शेषन हमने पहले भी पढ़ा था कि एकमात्र ऐसे निर्वाचन आयुक्त है जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि भाई नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और जब नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो एक चयन समिति की सिफारिश पे करता है। हालांकि ये विषय अभी चल रहा है, जबकि पहले क्या होता था कि जब इसकी मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते थे तो राष्ट्रपति करता था और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे करता था। लेकिन अब हाल ही में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि भाई अब इनकी नियुक्ति करेंगे ना मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त की, तो नियुक्ति करेंगे तो फिर क्या होगा कि एक चयन समिति की सिफारिश होगी जिसपे 3 सदस्य होंगे। उन्होंने बोला कि एक प्रधानमंत्री, एक लोकसभा के विपक्ष का नेता और एक सीजेआई होगा, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश हुआ। लेकिन अब इस विषय पे चल रहा है कि अब उन्होंने संसद संसद में इस जो सीजेआई था उसको हटाकर अब उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा कोई मनोनीत मंत्री होगा। तो ये विषय चल रहा है और उन्होंने कन्फर्म भी कर दिया है। अगर ये तो कंट्रोवर्सी का विषय है ना। खैर इसको जब भी आप देखने जाओ तो इस थोड़ा सा उस विषय को देख लेना कि भाई नियुक्ति के समय जो चयन समिति है उसमें मंत्री है या फिर सीजेआई है। हालांकि अब सीजेआई की जगह हटाकर मंत्री को कर दिया गया, फिर भी आप एक बार देख लेना अपने कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि इसकी संरचना होगी, नियुक्ति होगी, शपथ, उसके बाद में राष्ट्रपति, ठीक है। और उसके बाद में हमने देखा कि कार्यकाल, तो वो कार्यकाल जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसका कार्यकाल 665 होता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल होता है वो होता है 662, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कार्यकाल में वेतन भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान इन्हें वेतन भत्ते मिलते हैं, ठीक है। जजेस के समान, जो मुख्य जज के समान नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य जज है ना, यानी 2,50,000 रुपए पर मंथ इनको वेतन भत्ते मिलते हैं। और सेवानिवृत्ति के बाद में अलाभकारी परिवर्तन इनमें नहीं किया जाता, ठीक है। भारत की संसद निधि से वेतन भत्ते इनको दिए जाते हैं और पेंशन दी जाती है, ठीक है। खैर उसके बाद में हमने देखा कि भाई इनको हटाया कैसे जाता है, तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति देते हैं और हटाने का प्रोसेस है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान इन्हें हटाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये कि भाई सेवा शर्तों के अंदर ये हमने याद रखा था कि भाई इनकी नियुक्ति के बाद में अलाभकारी परिवर्तन तो कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, ये सेवानिवृत्ति के बाद में कोई अन्य पद है वो धारण नहीं कर सकते, ठीक है। पुनः नियुक्ति का पत्र है नहीं। एक चीज। दूसरी बात, पहली बार हमने देखा कि जब इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 50 को ही, है ना, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, है ना। तो जब पहली बार हमने ये जो इसका स्थापना दिवस कब मनाया गया, वो जब इसका जो निर्वाचन आयोग है इसका जो 61वां स्थापना दिवस था ना, है ना, 2011 के अंदर, तब पहली बार हमने क्या है कि इसका स्थापना दिवस मनाया था 25 जनवरी 2011 को, ठीक। उस समय भारत के राष्ट्रपति है वो श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल थी, ठीक है। ये तो हमने किया पिछले का रिवीजन, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं जो निर्वाचन आयोग है उसकी कुल शक्तियां हैं वो पढ़ते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि भाई शक्तियां पड़ी थी कि भाई क्या क्या काम करवाता है ये मुख्य निर्वाचन आयोग है। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद देखा कि जितने भी जो संवैधानिक जो अ, निष्पक्ष चुनाव करवाने का काम करता है और कितने तरह के चुनाव कराता है। हमने देखा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा के जो संसद है उसके जो लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करवाता है। और राज्यों के विधानमंडल के जो विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य हैं उनका चुनाव करवाता है, ठीक है। उसके बाद में हमने ये देखा कि ये जो जो निर्वाचन नामावली उसको तैयार करवाता है उसमें अपडेशन है ना, उसमें संशोधन करवाने का काम भी किसका है, इसका है। खैर अब आगे पढ़ते हैं। ये तो
छोटा सा ब्रीफली हमने रिवीजन कर लिया कि पीछे क्या पढ़ा था। पढ़ते हैं केंद्रीय केंद्रीय निर्वाचन आयोग। अब केंद्रीय निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे हम कार्य। ठीक है भाई, एक कार्य तो हम ये देखते हैं कि एक क्या मतलब स्वतंत्र स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाता है। ठीक है भाई, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता है। हमें पता है कि कितने तरह के चुनाव कराते हैं, 6 तरह के चुनाव करवाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, वो वाले ध्यान रखना। दूसरी बात, जो मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, मतदाता सूचियां हैं उनको क्या करना, तैयार करवाना, प्लस उनमें क्या है, कोई संशोधन, ये काम कौन करता है, ये काम भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग का है। प्लस में मान लीजिए अगर कोई विवाद हो जाता है इस संबंधी, ठीक है, चलो ये हो गया, इसको एक बार छोड़ते हैं। उसके बाद 3 नंबर देखते हैं कि जो पार्टियां हैं उन पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटन करने का काम भी किसका होता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का है। यानी कि जो कोई दल है, कोई राजनीतिक दल है, ठीक है, किसी राजनीतिक दल है, उस दल को चुनाव चिन्ह क्या करता है, आवंटन करता है। ये हमने कल पे पढ़ा था, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चुनाव चिन्ह करते हैं, और जो चुनाव चिन्ह, ठीक है, चुनाव चिन्ह आवंटन करता है, और चुनाव चिन्ह के संबंध में कोई विवाद हो जाता है ना, इसके संबंध अगर कोई विवाद हो जाता है तो वो विवाद का निपटारा भी कौन करता है, वो निपटारा भी, ठीक है, विवाद हो गया तो फिर आयोग उस विवाद को निपटाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा। दूसरी बात, 4 नंबर पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, और 4 नंबर ये है कि जो उम्मीदवारों के लिए जो खर्च की सीमा है ना, खर्च की सीमा का निर्धारण भी कौन करता है, आयोग करता है। ठीक है भाई, ये बातें हमने देख ली कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाता है, और चुनाव किसके करता है, चुनाव राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, और संसद के सदस्य, चाहे लोकसभा के सदस्य हो चाहे राज्यसभा के सदस्य, उनका निर्वाचन कराता है। प्लस में विधानमंडल के, चाहे राज्य विधान परिषद के हो चाहे विधानसभा के, उनके चुनाव भी करवाता है। दूसरे, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, उनमें संशोधन करवाना भी काम केंद्रीय निर्वाचन आयोग है। उसके बाद में राजनीतिक दल है, उनको चुनाव चिन्ह आवंटन करना, और अगर चुनाव चिन्ह आवंटन करना प्लस में उसके संबंधी कोई विवाद हो जाए तो भी कौन देखता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग देखता है। दूसरी बात, उम्मीदवारों का, उम्मीदवार है ना, उम्मीदवारों का अच्छा निर्धारण करना, किसका निर्धारण करना, ये तो भूल ही गए। ठीक है, उम्मीदवारों है ना, उनको जो खर्च करना है ना, उम्मीदवारों के चुनाव में जो खर्च होता है ना, उम्मीदवारों के खर्चों का क्या करना, निर्धारण करना। कौन से खर्च जो चुनाव में लगते हैं, है ना, उम्मीदवारों के खर्चों का निर्धारण करना। तो ये हमने पॉइंट पढ़ा। अब देखते हैं कि भाई कितना खर्च लगेगा, कितना नहीं लगेगा, कितना एक विधेयक मतलब एक विधायक है वो कर सकता है, कितना एक लोकसभा सांसद कर सकता है, तो इसके बारे में ठीक है लिखते हैं। अब आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अच्छा, एक चीज वो ये थी कि ये तो क्या है कि पॉइंट है, आपको याद रखना। जनरली क्या होती है, प्रश्न कई बार तथ्यों में से पूछ लेते हैं, भाई फैक्ट बना के पूछ लेते हैं, इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है ना, कारण दे देते हैं कई बार। तो ये तो हमने देखा इसके कार्य। अब देखते हैं खर्च। ठीक है, चलो इधर लिख लेते हैं साथ में, कार्य। ठीक है,
आपने देखा कि उम्मीदवारों का खर्चों का निर्धारण कौन करता है, मतलब कितना खर्चा कर सकता है एक उम्मीदवार। मान लीजिए अगर कोई एमपी है, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, सांसद है, वो सांसद क्या करेगा, कितना खर्चा कर सकता है, लिख देते हैं खर्चा, ठीक है। अच्छा, कितना खर्चा कर सकता है, अगर मान लीजिए कोई बड़ा राज्य है, बड़ा राज्य है ना, और यहाँ पे लिख देते हैं छोटा राज्य। बड़ा राज्य कैसे सर, बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से होता है, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या काफी ज्यादा है। सिक्किम छोटा है, उत्तर पूर्वोत्तर जितने भी राज्य हैं वो सारे जनसंख्या की दृष्टि से छोटे हैं, ठीक है। तो अगर बड़ा राज्य है तो उसमें एक एमपी क्या करेगा, कितना पैसा खर्च करेगा, ठीक है। तो वहां पे पहले तो कितना खर्च करता था, यहाँ पे ध्यान रखना, इसे पहले कितना खर्च करता था, पहले तो करता था 70 लाख रुपए। तो सर अब वर्तमान में कितना करता है, वर्तमान में करता है कि एमपी 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है, ठीक है। छोटा राज्य उसमें कितना कर सकता है, देखो छोटा राज्य है ना, उसमें कितना कर सकता है कि बड़ा राज्य में 70 लाख, और पहले तो 70 लाख था और वर्तमान में इतना कर दिया, 95 लाख कर दिया, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई छोटा राज्य है, अगर छोटा राज्य है तो उसमें पहले कितना था, 54 लाख रुपए था। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 54 को कर दिया 75। चलो ये मैं लिख देता हूँ, पहले पहले कितना था, पहले था 54 लाख रुपए, और वर्तमान में कितना कर दिया, वर्तमान में कर दिया साहब 75 लाख रुपए। ये आप याद रख सकते हो, ठीक है भाई। जो केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है, जितने भी जो एमपी एमएलए या विधायक है वो खड़े होते हैं, ठीक है, वो चुनाव में खड़े होते हैं, वोट लड़ते हैं, तो उस उनके लिए क्या है कि समय सीमा, मतलब एक पैसों की एक सीमा निर्धारित कर दी है कि आप इतने पैसे खर्च कर सकते हो, ठीक है। तो भाई एक बड़ा राज्य वहां पे जो एक सांसद है वो 70 लाख रुपए खर्च कर सकता था पहले, लेकिन वर्तमान में कितना कर सकता है, 95 लाख रुपए, ठीक है। और पहले छोटा राज्य था तो वहां पे पहले 54 लाख रुपए था, और वर्तमान में 75 लाख रुपए खर्च कर सकता है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई विधायक है, एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधायक है, वो क्या करता था, मान लीजिए कोई, यहाँ पे भी बड़ा राज्य और छोटा राज्य कंसेप्ट चलता है ना, बड़ा राज्य और छोटा राज्य, और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि पहले और बाद में, ठीक है। पहले कितना था, बड़ा राज्य तो वहां पे पहले कितना खर्च कर सकता था, ठीक है। तो पहले खर्च करता था ना, वो तो करता था कितना, 28 लाख रुपए, और वर्तमान में कितना खर्च कर सकता है, 40 लाख, ठीक है। और छोटा राज्य वहां पे पहले कितना था, पहले था 20 लाख रुपए, और वर्तमान में कितना है जी, वर्तमान में है जी 28 लाख रुपए, ठीक है। ये तो हमने देखा खर्चों का मामला, कि भाई कितना एक एमपी और एमएलए वो खर्च कर सकता है, ठीक है। भाई खर्चा देख ला कि बड़ा राज्य तो पहले 70 लाख, बाद में 95 कर दिया, अच्छा ठीक है। और छोटा राज्य था, पहले 54 था, फिर 75 कर दिया, अच्छा। एक एमएलए के लिए पहले बड़े राज्य में कितना था, 28 था, बाद में 40 कर दिया। उसके बाद छोटा राज्य वहां पे 20 था, उसका हमने कितना कर दिया, 28 कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखना कि ये तो है उम्मीदवार खुद खर्च कर सकता है, जबकि कोई भी पार्टी है ना, पार्टी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, वो जितना चाहे पैसा खर्च कर सकती है, बस पार्टी के पास होना चाहिए, ठीक है। तो पार्टी के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है ना, समय सीमा क्या, इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है कि भाई कितना पैसा खर्च करोगे, तो पार्टियों के लिए कोई बाउंडेशन नहीं। तो कोई भी राजनीतिक दल है, उसके पास क्या है, राजनीतिक दल है ना, पैसे खर्च करने के मामले में क्या है, स्वतंत्र है, पैसा खर्च अपनी मर्जी के अनुसार कर सकता है जितना चाहे, है ना, ठीक है। राजनीतिक दल है वो पैसा खर्च कर सकता है, उसके लिए क्या है, कोई समय सीमा नहीं है ना, उसके लिए कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है भाई। एक एमएलए का और एक एमपी का हमने देख लिया कि बड़े छोटे राज्य में कितना पैसा खर्च होता है, वो खैर
चीजें, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम इसके कार्य की। भाई जब चुनाव, ये किसी भी पार्टी को कब राजनीतिक पार्टी का दल मिलता है, कब राष्ट्रीय पार्टी का दल मिलता है ना, तो वो सारी बातें आज के सेशन में हम करेंगे। अच्छा, ये तो कार्य हमने देख लिया भाई, ठीक है। अब एक कार्य हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि कोई भी पार्टी होती है, खैर ठीक है। अब हमने करे, अब देखते हैं कि भाई कोई भी पार्टी है उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, ठीक है। तो ठीक है भाई, कोई भी पार्टी है उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, तो इसके लिए 3 शर्तें हैं, ठीक है। 3 पॉइंट आपको याद रखना होगा। पहली बात तो ये कि कोई भी पार्टी है उसको पिछले चुनाव में, है ना, क्योंकि भाई काउंट पिछला चुनाव करेंगे। अगर पिछला चुनाव इसलिए करते हैं क्योंकि भाई आगे तो चुनाव होगा, उसके बाद में डिसाइड करेंगे। अभी तो क्या है, पिछला चुनाव ही करेंगे। तो पिछले चुनाव में, है ना, पिछला चुनाव हुआ है, उस चुनाव में अगर कुल वेद मतों का आपने अगर 6% ले लिया है, कितना प्रतिशत, 6%, प्लस में आपने 4 सीट ले ली है, ठीक है। कुल सीटों में से 4 सीट आपने ले लिया है, प्लस में 4 सीटें कितने राज्यों से, 4 सीटें 4 राज्यों से लेनी चाहिए, 4 राज्यों से, ठीक है, कम से कम, ठीक है, कम से कम 4 राज्यों में। भाई पिछले चुनाव में हमने कुल वेद मतों का 6% लिया, प्लस में 4 सीटें ली, और कितने राज्यों से, कम से कम 4 राज्यों से। तो आपको क्या मिल सकता है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। दूसरी बात, या क्या कर सकते हो, आपको कुल वेद मतों का, या आपको मिलता है कि पिछला चुनाव हुआ है, पिछला चुनाव में आपने क्या किया कि कुल जो सीटें हैं, कुल सीटें, उन सीटों का आपने 2% लिया, 2%, ठीक है, या 11 सीटें, 2% का मतलब 11 सीटें होती है, ठीक है। वर्तमान में कितनी है भाई, 550 सीटें हैं, ठीक है। 2% मतलब 11 सीटें हो गई। पिछले चुनाव में अगर आपने कुल सीटों का 2%, कुल सीटें ले लिए, यानी 11 सीटें ले लिया, और वो भी कम से कम कितने राज्यों में, वो भी कम से कम 3 राज्यों में, 3 राज्यों में, तो आपको क्या मिल जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। या क्या कर सकते हो, या आप ऐसी पार्टी जिसको क्या है कि कम से कम वो 4 राज्यों के अंदर क्या हो, उसे राष्ट्रीय दल का मतलब राज्य पार्टी का दर्जा मिला हो, यानी कम से कम ऐसी कोई पार्टी जिसे कम से कम कम से कम 4 राज्यों में क्या हो, उसे 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा मिला हो। ठीक है भाई, कम से कम अगर आपको 4 राज्यों में अगर राज्य पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, तो फिर आप उस पार्टी को क्या बना सकते हैं, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वो दे सकते हैं, ठीक है। तो 3 बातें हमने पढ़ी कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग में, ठीक है, कि राष्ट्रीय पार्टी है उसको आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे दो किसी भी पार्टी को। तो इसके लिए 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि पिछले चुनाव में कुल वेद मतों को आपने या तो 6% ले लिया, या फिर आपने 6% के साथ में 4 सीटें, वो भी 4 अलग राज्यों में लेनी चाहिए, ठीक है। एक-एक राज्यों में, ऐसा नहीं कि एक राज्य में 4 सीट ले ली, है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता, पर 4 राज्यों में कम से एक राज्य से 1 सीट होनी जरूरी है ना? दूसरी बात, या तो आप ये कंडीशन फॉलो कर सकते हो। दूसरी, या आपने पिछले चुनाव में कम से कम कुल जो सीटें थी, यानी 550 सीटें, वर्तमान में तो 545 सीटों पे, 543 सीटों पे चुनाव होते हैं, खैर, है ना? लेकिन जो ओवरऑल जो 550 सीटें हैं, है ना?
उन सीटों का 2% है, यानी कि वो सीटें कितनी होगी, 11 हो गई। वो कम से कम आपको कितने 3 राज्यों में लेनी होगी, ठीक है? तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। उसके बाद में या फिर आपको पास तीसरी शर्त ये है कि या फिर आप 4 राज्यों में आपको राज्य पार्टी का दल का दर्जा मिला हुआ है, तो फिर आप उस पार्टी को फिर क्या बना सकते हैं, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे सकते हैं और उसे राष्ट्रीय पार्टी बना सकते हैं। खैर, ये तो था ही राष्ट्रीय पार्टी के संबंध में, ठीक है? आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब हम पढ़ेंगे कि भाई राज्य पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है। राज्य पार्टी का दर्जा, ठीक है, राज्य पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है। अब देखो, इसके लिए शर्त एक है, वो क्या है कि पिछले चुनाव में, क्योंकि काउंट हमेशा पिछला चुनाव होता है, उसके हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि आगे तो भाई कोई है ही नहीं, ये तो कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, ठीक है। पिछला चुनाव का मतलब है कि पिछला चुनाव में जिस विधानसभा में, जिस राज्य में, ठीक है, पिछला अगर चुनाव है, ठीक है, उस हिसाब से काउंट करते हैं। पिछले चुनाव में अगर किसी भी कोई राजनीतिक दल है, ठीक है, अगर उसने क्या किया, कुल वेद मतों का, कुल जो वेद मत है, उन वेद मतों का 6% ले लिया, प्लस में वहां पे हमने देखा कि केंद्रीय स्तर पे तो क्या था, 6% था, और वहां पे 4 सीटें थी, जबकि यहाँ पे कितनी सीटें, 2 सीटें। और वहां पे हमने देखा था कि भाई 4 राज्यों के अंदर अलग अलग होनी चाहिए एक सीटें, तो ऐसा तो यहाँ पे कोई लॉजिक है नहीं, ठीक है। और दूसरी शर्त, या तो आप ये कर सकते हो फॉलो, दूसरी ये होता है कि या तो आपको क्या है कि ये शर्त फॉलो कर लो, या फिर आपने पिछले चुनाव में कुल वेद मतों का 8% दिया हो, कुल जो वेद मत है उनका 8% लिया हो, ठीक है भाई। या तो आप 6% प्लस में 2 सीटें, और या फिर कुल वेद मतों का आप 8% ले लो। तीसरी, या फिर क्या कर सकते हो आप, या आप जो कुल सीट है, कुल सीटें हैं, कुल सीटों का 3% या 3 सीटें, जो भी है देखो, ठीक है भाई। या तो आप कुल वेद मतों का 8%, या फिर कुल सीटें उनका 3% ले लो, या 3% नहीं ले सकते तो या 3 सीटें ले लो, जो भी है देखो इनमें से, तो आप क्या कर सकते हो, तो आपके जो जो दल है, उस दल को क्या है, राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। दूसरी बात, 3% और 3% सीटों से क्या अंतर है, मतलब इनमें क्या अंतर है, थोड़ा सा देखो। इस बात ये कि जब कोई बड़ा राज्य है, फॉर एग्जाम्पल जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में क्या है कि 3% का मतलब 6 सीटें हो गई, और जबकि अगर यहाँ पे 3 सीटें की बात करते तो 3 सीटें कम हो जाती। और वैसे अगर सिक्किम में अगर बात करें तो सिक्किम में बहुत कम सीटें हैं, तो वहां पे 3 सीटें अलग हो जाती है, वहां पे 3% करते हैं। तो एक बड़े राज्य के लिए तो ये काउंट करते हैं भाई 3%, और छोटे राज्य के लिए 3 सीटें काउंट करते हैं। इससे क्या होता है कि एक बैलेंस बना रहता है, तो इनमें जो भी हो अधिक हो, वो क्या है उस हिसाब से देख कर मेजरमेंट करके क्या है कि फिर राज्य पार्टी का दर्जा आपको दे दिया जाता है। चौथी बात ये कि या तो आपको क्या हो कि पिछले लोकसभा चुनाव है, ठीक है, लोकसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में क्या हुआ कि कुल वेद मतों का आपको 6% मिलता है ना, जो कुल वेद मत है, कुल वेद मतों का 6%, प्लस में आपको 1 सीट मिल जाएगी, किसकी, एमपी की। तो आपको क्या मिल सकता है, राज्य पार्टी का दर्जा मिल सकता है, ठीक है भाई। लोकसभा में कुल वेद मतों का 6% प्लस में 1 सीट होनी चाहिए आपके पास, तो आपको क्या मिल सकता है, राज्य पार्टी का दर्जा मिल सकता है। ये 4 शर्तें हो गई भाई, ठीक है।
या तो आपको पिछले चुनाव में कुल भेद मतों का 6% प्लस में 2 सीटें, या फिर पिछले चुनाव में आपके पास कुल भेद मतों का 8% सीटें, या फिर कुल भेद मतों कुल जो सीटें उनका 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो, ठीक है। या लोकसभा चुनाव में कुल भेद मतों का 6% आपने पिछले चुनाव में लिया और प्लस में 1 सीट आपकी होनी चाहिए, तो आपको क्या मिल सकता है, राज्य पार्टी का दर्जा मिल सकता है, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये तो थे भाई एक पार्टी को कैसे राष्ट्रीय पार्टी का और राज्य पार्टी का दर्जा मिलता है, तो ये एक चीजें हमने डिस्कस की। इससे पहले हमने ये भी देख लिया था कि भाई एक जो एमपी है ना, एक एमएलए है, वो कितना चुनाव में खर्च कर सकता है, उसके लिए तो एक सीमा थी। जबकि कोई राष्ट्रीय जो दल है उसके लिए कोई ऐसी सीमा फाउंडेशन नहीं है, वो जितना चाहिए जैसा खर्च कर सकता है। बस शर्त ये है कि उसके जेब में इतने पैसे होने चाहिए, उसके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं अगले कार्य पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये क्या करता है भाई, ये जो आदर्श आचार संहिता है, आचार संहिता है, उसका मान लीजिए अगर उल्लंघन हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है आयोग, ये आयोग क्या कर सकता है, उस चुनाव को स्थगित कर सकता है, स्थगित कर सकता है, चुनाव पुनः करवा सकता है, पुनः चुनाव करवा सकता है। फिर उसे लगे कि मामला दोनों से मामला सेट नहीं बैठ रहा है, तो फिर चुनाव को रद्द भी करवा सकता है ना, रद्द को करवा सकता है, किसको, चुनाव को। ये शक्ति किसके पास होती है, ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास होती है, ठीक है भाई। अगर कोई आचार संहिता है, आदर्श आचार संहिता है, ठीक है, फिर ना मैं एक एक वर्ड कोई भूल ही जाता हूँ, ठीक है। आदर्श आचार संहिता, ठीक है, इसका कोई उल्लंघन करता है तो फिर इसको या तो क्या करता है कि उन्हें लगा कि मामला कोई चुनाव में कोई गड़बड़ी है, तो वो क्या कर सकते हैं, या तो चुनाव को स्थगित कर सकते हैं, या फिर पुनः चुनाव करवा सकते हैं, या फिर पूरा चुनाव उसको भी रद्द कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी बातें केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास ये शक्ति होती है। फिर क्या है, अगला कार्य देखते हैं। अगला कार्य क्या है, ये प्रत्येक जनगणना के बाद में क्या करता है, प्रत्येक जो जनगणना होती है ना, उस प्रत्येक जनगणना के बाद में क्या करता है, प्रत्येक जनगणना के बाद में क्या करता है कि जो चुनाव जो ना, प्रत्येक जनगणना के बाद में क्या करता है, जो निर्वाचन क्षेत्रों का प्रत्येक जनगणना बाद में जो निर्वाचन क्षेत्रों को क्या करता है, परिसीमन करता है, ठीक है भाई। क्या करता है, प्रत्येक जनगणना के बाद में चुनाव जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका परिसीमन कौन करता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में यह है कि भारतीय निर्वाचन आयोग अर्ध न्यायिक निकाय, ये एक तरह क्या है, आयोग है, ठीक है। क्या है, निर्वाचन आयोग है एक अर्ध न्यायिक निकाय है, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखने वाली है कि आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल याद रखना 100, आर्टिकल याद रखना 103, और एक आर्टिकल याद रखना 192, ठीक है। 92 क्या है, देखो अगर मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार के संबंध में कोई मान लीजिए 103 में क्या कहता है, आर्टिकल 103 क्या कहता है, आर्टिकल 103 कहता है कि भ्रष्टाचार या कोई गड़बड़ी के मामले में अगर किसी कोई, ठीक है, भ्रष्टाचार या कोई गड़बड़ी के मामले में कोई सांसद है, भ्रष्टाचार या गड़बड़ी के मामले में, ठीक है, गड़बड़ी के मामले में अगर कोई सांसद है वो अयोग्य घोषित हो जाता है, तो उस अयोग्य
घोषित हो जाता है उस समय उसे अयोग्य घोषित कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। और किससे पूछ कर करता है, किससे सलाह लेता है? तो वो आयोग से सलाह लेता है। ठीक है, यानी कि इस भ्रष्टाचार के संबंध में क्या है? अयोग्य घोषित। अयोग्य घोषित कौन करता है? राष्ट्रपति, पीएन प्रेसिडेंट करता है। और सलाह किससे लेता है? सलाह लेता है आयोग से। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रख लेना। दूसरी बात, यहाँ पे क्या है? 192 192 में अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे तो क्या है? एमपी है भाई, एमपी। और यहाँ पे क्या है? एमएलए। ये भी क्या है? भ्रष्टाचार के मामले में अगर और ये भी क्या है? अगर भ्रष्टाचार के मामले में अगर क्या होता है? इसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। कौन घोषित करता है अयोग्य? अयोग्य घोषित करता है साहब राष्ट्रपति। ठीक है, नहीं, यहाँ पे एमएलए घोषित कौन करता है? राज्यपाल। किससे सलाह लेता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग से। आयोग से सलाह लेता है। ठीक है भाई, हमने देखा कि अगर कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, वो या तो स्थगित कर सकता है, या चुनाव पुनः करवा सकता है, या फिर रद्द करवा सकता है। दूसरी बात, हमने देखी प्रत्येक जनगणना के बाद में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? ये भी आयोग करवाता है। फिर तीसरी बात हमने देखी कि अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में ये काम करता है। अर्ध न्यायिक निकाय में कैसे? कि भाई जैसे 103 के तहत कोई एमपी है, भ्रष्टाचार के आधार पर या कोई गड़बड़ी के मामले में अयोग्य घोषित हो जाता है, तो फिर उसे अयोग्य घोषित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किससे सिफारिश या किससे पूछता है, इस बारे में किससे डिस्कस करता है? तो वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग से डिस्कस करता है। मान लीजिए 192 के तहत कोई एमपी है, एमएलए है, सॉरी, ठीक है, विधायक है, तो वो विधायक क्या होता है कि अयोग्य घोषित हो गया भाई। अब ठीक है, उस पद के लिए वो एलिजिबल नहीं है, अयोग्य हो गया, तो ये अयोग्य घोषित कौन करेगा? गवर्नर करेगा। और गवर्नर मतलब राज्यपाल करेगा। और ये परामर्श किससे लेगा? पूछे किससे, डिस्कस किससे करेगा इस मामले में? वो करेगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग से। ठीक है, तो ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये तो हमने इनके कार्य जो पढ़े हैं। भाई अब हमने क्या है कि इनके कार्यों के बारे में डिस्कस कर लिए, और कार्यों के बारे में डिस्कस, क्योंकि एक एक सीक्वेंस बड़े तक थोड़ी याद करने में इजी है। खैर वीडियो दो हो जाएंगे, क्योंकि एक वीडियो पहले हमने बना लिया, एक वीडियो दूसरा हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा ये कार्य हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई केंद्रीय निर्वाचन आयोग है ना, ये 3 प्रकार के चुनाव करवाता है। 3 प्रकार के चुनाव करवाता है। सर कौन कौन से? एक करता, एक एक जो चुनाव है वो करवाता है, एक नंबर पे है वो करता है आम चुनाव। आम चुनाव कैसा होता है? जनरली वही चुनाव जो 5 साल के बाद में होता है। मतलब कोई भी एक चुनाव का कार्यकाल 5 साल होता है, 5 साल के बाद में जब दूसरा चुनाव होता है वो भी 5 साल ही रहता है। तो वो जो आम चुनाव होता है ना, प्रत्येक 5 साल के बाद में, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, है ना, तो 5 साल के बाद में कराता, तो आम चुनाव होता है। दूसरा चुनाव कराता है वो कौन सा करवाता है? दूसरा चुनाव करता है मध्यवर्ती चुनाव। मध्यवर्ती मध्यवर्ती चुनाव, ये मध्यवर्ती चुनाव क्या है? देखो, जो मध्यवर्ती चुनाव है ना, वो तब होता है जब या तो कोई विधानसभा या लोकसभा विघटित हो जाए, भंग हो जाए, है ना, तब क्या कराते हैं? मध्यवर्ती चुनाव करते हैं। कौन सी स्थिति में? ठीक है, या तो क्या हो जाए, लोकसभा, या फिर राज्य के अंदर क्या होता है? विधानमंडल, सॉरी, ठीक है, विधानमंडल या विधानसभा। ठीक है, ये क्या हो जाए? भंग हो जाए या विघटित हो जाए, तब क्या करवाते हैं? लोकसभा या जो विधानसभा है,
ठीक है, विधानमंडल से अच्छा हम विधानसभा लिख देते हैं। ठीक है, विधानसभा है, ये क्या हो जाए, भंग, हमने लिख दिया बंट, है ना, बंट तो कड़ी जी बात में। ठीक है भाई, मध्यवर्ती चुनाव को या तो लोकसभा या विधानसभा ये भंग हो जाए या विघटित हो जाए, तब क्या करते हैं, मध्यवर्ती चुनाव कराते हैं। और आम चुनाव प्रत्येक 5 साल के बाद में होता है, ये तो कोई जनरली नॉर्मल सी बात है। ठीक है, और 3 नंबर क्या होता है, उपचुनाव। भाई उपचुनाव तो आप जानते हो, कोई उम्मीदवार मर जाए, खप जाए, ठीक है भाई, कोई उम्मीदवार किसी कारणवश से क्या होता है कि वहां पे कोई त्याग पत्र दे दे, ठीक है, या फिर उसकी मृत्यु हो जाए, या भाई और कोई कारण मान लीजिए जैसे भी है वो, ठीक है, ज्यादातर ये होता है भाई मृत्यु की वजह से या त्याग पत्र दे दे, या फिर वो उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि उपचुनाव होता है सीटों का, उन सीटों पे उपचुनाव होता है। उपचुनाव होता है ना, वो इसके 3 रीजंस होते हैं, या तो वो क्या करता है, त्याग पत्र दे दे, या फिर उस किसी कैंडिडेट है उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, या फिर कोई सजा के कारण ना, सजा के कारण भी क्या होता है, हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, चुनाव क्या होते हैं, फिर उपचुनाव करवाते हैं, वो अयोग्य नहीं रहता, योग्य नहीं रहता। तो 3 चीजें पढ़ी हमने, है ना, केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, वो चुनाव करवाता है, वो 3 प्रकार के चुनाव करवाता है। ठीक है, पहला आम चुनाव जो प्रत्येक 5 साल के बाद में होता है। दूसरा मध्यवर्ती चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव होता है जब लोकसभा या विधानसभा दोनों विघटित हो जाए, भंग हो जाए, ठीक है, तब क्या है, मध्यवर्ती चुनाव करवाए जाते हैं। उसके बाद में उपचुनाव, उपचुनाव भाई कोई इंसान है जो उम्मीदवार था, जो कैंडिडेट जीता हुआ था जिस पद के, जिस सीट से, और वो क्या हो जाता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर उसको सजा हो जाती है, या फिर अपना वो त्याग पत्र दे देता है। तो फिर क्या होता है, उस सीट पे क्या होते हैं कि चुनाव दोबारा होते हैं, जैसे उपचुनाव बोलते हैं। वर्तमान में जनरली क्या होता है, जब भी जैसे लोकसभा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में होते हैं ना, तो कुछ विधायक क्या होते हैं कि फिर अपनी सीट, जैसे विधायक का चुनाव लड़ रहे थे और जीत गए, और उसके बाद में जस्ट लोकसभा के चुनाव हुए, पिछली बार ऐसे हुआ, और कुछ विधायक के फिर लोकसभा के चुनाव भी जीत जाते हैं। अब जब लोकसभा के चुनाव जीत गए तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने पहले वाला पद था वो उन्होंने त्याग दिया, है ना, उसे इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। तो त्याग पत्र दे दिया तो फिर क्या हुआ, ये सीट खाली हुई। पर इस पे क्या होता है कि फिर 6 महीने के अंदर इस पे उपचुनाव करवाना पड़ता है। खैर ये तो आप जनरली बातें जानते ही हो। अब ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग, इसके कार्य हमने पढ़े, ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करेंगे, अब इस जो महत्वपूर्ण बात है ना, वो बात करेंगे हम आर्टिकल के बारे में। केंद्रीय निर्वाचन आयोग से संबंधित आर्टिकल बच गए हैं, वो अब उन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि इसको हटा के हम लिख देते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद। हमने देखा कि 324 से 329 तक है, तो पहले आर्टिकल 324, ठीक है, 324। अच्छा, 324 क्या कहता है, ये कहता है कि जो निर्वाचन है, निर्वाचन है, निर्वाचन के जो अधीक्षण, निर्देशन और जो नियंत्रण है, वो किसमें निहित होता है, वो आयोग में निहित होता है। ठीक है भाई, आर्टिकल हमने 324 देखा कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, उस निर्वाचन आयोग के जो अधीक्षण है और निर्देशन और नियंत्रण है, ये चुनाव आयोग में निहित होता है। ठीक है भाई, निर्वाचन आयोग है मतलब इसके पास अधीक्षण है, निर्देशन और नियंत्रण, ये तीनों तरह की पावर किसके पास होती है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की, मतलब ये पावर है। और ये पावर हमें किस आर्टिकल में देखने को मिलती है, वो आर्टिकल 324, याद रखने वाली बात है। उसके बाद आते 325।
भाई 325 क्या कहता है? 325 यही कहता है कि भाई आप कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, है ना? आप ये वर्ड याद रखना, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, ठीक है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर अब इस पे क्या है भाई, इस धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर है ना, आप किसी भी व्यक्ति है उसको ये नहीं कह सकते कि भाई तेरे इस आधार पे हम तेरे को निर्वाचन नामावली है उसमें, है ना, जो निर्वाचन नामावली होती है, जो निर्वाचन वोटर लिस्ट होती है, निर्वाचन नामावली में ना तो इस आधार पर आप किसी को जोड़ सकते हो, ठीक है ना, जोड़ सकते हो, और ना आप इस आधार पर किसी को क्या है, इस आधार पर भेदभाव करके ना तो किसी को जोड़ सकते हो, ना किसी को इस आधार पर क्या है कि आप हटा सकते हो, ठीक है, हटा सकते हो। तो आर्टिकल 325 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर ना आप किसी भी जो वोटर है, मतदाता है, ना तो इस आधार पर किसी को उसमें जोड़ सकते हो, और इस आधार पे ना तो आप भेदभाव करके इसे हटा सकते हो। मतलब इस आधार पे नहीं, जनरली जो 18 साल का है उसे वोट देने का अधिकार है, ठीक है। तो इस आधार पे आप उनको ये नहीं सकते कि भाई ये तुम्हारी जाति है, ये तुम्हारा धर्म ये है, या फिर तुम इस कैटेगरी से हो, है ना, तुम महिला हो, पुरुष हो, या तुम थर्ड जेंडर हो। तो इस प्रकार के ना ये जो डेस्पिट जो है ना, ये जो विषय है कंट्रोवर्सी वाले, इन पे बात नहीं करनी होती है, ठीक है। और इस विषय पे आप उलझाकर किसी को इस वोटर लिस्ट से बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। इस मामले पे ये एक कानूनी अपराध है, ठीक है। इस आधार पे क्या करना भाई, ठीक है, वोट देने का अधिकार है, वैसे आप उम्र है आपकी वोट देने की, तो फिर आप दे सकते हो, पर इस आधार पे आपको अयोग्य घोषित है या अयोग्य नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये यहाँ पे, ठीक है, जाति। आर्टिकल फिर 326 पढ़ते हैं। आर्टिकल 26 है, इसमें देखा है वैश्विक मताधिकार, वैश्विक मताधिकार, वैश्विक मताधिकार लिखिए, वैश्विक मताधिकार। अच्छा, वैश्विक मताधिकार ये क्या कहता है? यह कहता है कि भाई चुनाव है वो वैश्विक मताधिकार पर होगा, यानी कि अगर आप 18 साल के हो तो आप वोट दे सकते हो। पहले ये आयु थी ना वोट देने की, वो थी 21 साल। फिर क्या हुआ कि राजीव गांधी के ना, जब उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने फिर इसको है ना घटाकर फिर 18 किया, है ना, 21 से घटाकर। तो उस समय मतदान की आयु कितनी थी? 18, 21 वर्ष थी। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 18 साल। अगर कोई है, स्त्री या पुरुष कोई भी हो, तो वो मत दे सकता है। अच्छा, एक बात याद रखने वाली बात और है कि जब ये जो 326 में वैश्विक मताधिकार के आधार पर हमने देखा कि भाई 21 साल थी पहले आयु, और वर्तमान में 18 साल का कोई है वो मतदाता बन सकता है। अच्छा, ये कब किया गया? ये 61वां संविधान संशोधन होता है, 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में। और राजीव गांधी के समय, राजीव गांधी जी क्या थे उस समय? प्रधानमंत्री जी थे, ठीक है। उस समय क्या थे? पीएम थे। तो उनके समय क्या हुआ है कि 18 साल से क्या किया गया भाई, उस समय क्या था कि जो 21 ईयर्स थी, उस 21 ईयर से क्या किया गया? 18 साल किया गया। ये क्या है? मतदान की आयु, ठीक है। तो वैश्विक मताधिकार का हमने देखा कि आर्टिकल 26 में दे रखा है कि चुनाव होगा वो वैश्विक मताधिकार के आधार पर होगा, यानी कि जो वैश्विक मताधिकार है उसका उल्लेख आर्टिकल कौन से आर्टिकल में किया गया? तो वो आर्टिकल 326 में किया गया। दूसरी बात कि जो वोट देने का अधिकार है, वो वोट देने का अधिकार ना तो संवैधानिक अधिकार है और ना कोई किसी और प्रकार का अधिकार है। आपका ना तो मूल अधिकार है, ना कोई मौलिक अधिकार है, ये ऐसा कुछ नहीं है, वो विधिक अधिकार है। तो अब आप याद रखना हमेशा कि ये प्रश्न आ जाते हैं कई बार मतलब पेपरों में पूछा हुआ है कि भाई मत देने का अधिकार क्या है? चलो भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो जो इधर आप लिख लेना कि जो मत देने का अधिकार है ना, मत देने का अधिकार वो क्या है? विधिक अधिकार है। क्या अधिकार है?
विधिक अधिकार है। मत देने का अधिकार क्या अधिकार है? विधिक अधिकार है, संवैधानिक नहीं है। ठीक है, ना तो संवैधानिक है और ना ही किसी प्रकार का मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार है। या फिर आप मान लीजिए कि वैसे मूल अधिकार मौलिक अधिकार एक ही होते हैं, या आपका ना मूल कर्तव्य। आप ये याद रखना कि ये विधिक अधिकार आपका क्या है, मत देने का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है। आर्टिकल हमने पढ़े कि भाई 324 के अंदर क्या देखा है? निर्वाचन आयोग है, उसके अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण ये चुनाव आयोग में निहित होंगे। दूसरी बात, 25 में देखा धर्म, मूल्य, जातीय लिंग के आधार पर आप ना तो किसी का नाम निर्वाचन नामावली में ऐड कर सकते हो इस आधार पर भेदभाव करके, या ना किसी का हटा सकते हो। दूसरी बात, फिर 26 में देखा कि वैश्विक मताधिकार है, उसमें हमने देखा कि आयु पहले 21 साल थी, फिर राजीव गांधी के समय 61 और संविधान संशोधन 1989 था ना, उस समय इसको 18 साल किया गया। खैर, और मत देने का अधिकार है वो क्या है? विधिक अधिकार है। तो ये बातें हमने की। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं अब आर्टिकल 327 के बारे में। ये चीजें एक एक करके हमने सीक्वेंस से तो पढ़ ली है, क्योंकि चीजें याद हो जाती है पर सीक्वेंस से पढ़ते हैं ना। जैसे आर्टिकल पहले 324 फिर 25 26 ना, बीच बीच में पढ़ते हैं तो फिर वो क्या होता है कि एक रिदम नहीं बैठती, और जब रिदम नहीं बैठती है तो पढ़ने का मजा भी नहीं आता। ठीक है, अब आर्टिकल पढ़ते हैं 3। ठीक, अब आर्टिकल पढ़ते हैं हम 327। 327 क्या कहता है? ये कहता है कि विधानमंडलों के निर्वाचन क्षेत्रों के उपबंध के संबंध में, है ना, ये कहता है कि जो विधानमंडल है, आर्टिकल 327 कहता है कि जो विधानमंडल है ना, विधानमंडलों के जो निर्वाचन, है ना, विधानमंडलों के निर्वाचन के संबंध में जो उपबंध करने की शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास। ठीक है, अच्छा, अब क्या कर सकती है इसके लिए संसद, है ना, इसके लिए संसद क्या कर सकती है? इसके लिए संसद, है ना, कोई कानून बना सकती है ना, चुनाव संबंधी क्या बना सकती है? चुनाव के लिए कोई कानून बना सकती है। सर कानून कैसे बना सकती है? जैसे कानून बना, अच्छा कानून बना सकती है, तो भाई बताओ कौन सा कानून बना सकती है? जैसे जनप्रतिनिधि अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बना हुआ है, वो इसका एक उदाहरण है। जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, वो क्या है? उदाहरण है। यानी कि विधानमंडलों के निर्वाचन के संबंध में जो उपबंध करने की शक्ति संसद के पास है, और संसद कोई कानून बना सकती है इसके संबंध में। ठीक है, जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है वो भी एक संसद की कानून बनाने की शक्ति थी। उसके बाद में आर्टिकल पढ़ते हैं 328। अब देखो, ये 300 आर्टिकल 27 और 328 आर्टिकल दोनों एक जैसे से आर्टिकल है, मतलब थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। यहाँ पे दे रखा ना कि विधानमंडलों के निर्वाचन के उपबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति, तो यहाँ पे होगा कि भाई उसी राज्य की शक्ति इस संबंध में, है ना। इसमें देखा है कि भाई किसी भी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में, अगर मान लीजिए कोई राज्य है, किसी राज्य है, किसी राज्य है, उसके जो विधानमंडल है, वीएम का लिख रहा हूँ, मतलब विधानमंडल आप समझ जाना। ठीक है, विधानमंडल है कि अगर कोई निर्वाचन है, उस निर्वाचन के संबंध में, निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की, उपबंध करने की उसी राज्य की शक्ति, उसी राज्य, हाँ, उपबंध करने की उसी राज्य की विधानमंडल की शक्ति, उसी राज्य के, है ना, उसी राज्य के जो विधानमंडल है,
उसी राज्य के विधानमंडल शक्ति। ठीक है, शक्ति। आर्टिकल 328 में दे रखा है कि किसी भी राज्य उसके विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उसी राज्य की शक्ति। और 327 में कह रखा है कि उस संबंध में जो उपबंध करने की संसद की शक्ति। ठीक है, और फिर अब आर्टिकल, अंतिम आर्टिकल रह गया, उसमें दे रखा है आर्टिकल 329। 329 क्या कहता है कि जो निर्वाचन, आर्टिकल 300 दे रखा है कि निर्वाचन है निर्वाचन है, और निर्वाचन संबंधी कोई मामला है, अगर निर्वाचन संबंधी मामला है तो उसमें क्या है, न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। क्या नहीं होगा, मामला है, निर्वाचन संबंधी का कोई मामला है तो उसमें क्या है, न्यायालय का क्या है, वर्जन है। वर्जन मतलब वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता, वो सारा मामला, निर्वाचन संबंधी मामला निर्वाचन आयोग ही देखेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने 329 देखा। भाई 327 में विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में उपबद्ध करने की संसद की शक्ति, और फिर संसद उसमें कानून बना सकती है, जैसे जनप्रतिनिधि नियम 1951। उसके बाद में कोई भी जो किसी राज्य है, उस राज्य के विधानमंडल के जो निर्वाचन के संबंध में ना उपबद्ध करने की उसी विधानमंडल की शक्ति। और फिर आर्टिकल 328 उसमें निर्वाचन संबंधी मामला है, उसमें कोई जो न्यायालय है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना तो हाईकोर्ट कुछ कर सकता है और ना ही सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो फैक्ट है वो जनरली पेपर में पूछ लिए जाते हैं। बस इसके बाद में अपनी जस्ट क्लास खत्म होने वाली है, तो ये हमारे इस क्लास के अंतिम पॉइंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई कार्यों पे, एक एक डिस्कस कर लिए, कौन सा कार्य कब है, कौन सा कार्य क्या है ना। तो अब बात करने वाले हैं कि भाई पहले निर्वाचन आयुक्त कौन बनी थी, है ना। कि भाई अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य महत्वपूर्ण तथ्य में एक बात है कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे, प्रथम आयुक्त कौन थे, प्रथम मुख्य आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन साहब, सुकुमार सेन साहब। अच्छा, उसके बाद में 25वें कौन थे भाई, 25वां क्यों बता रहा हूँ, 25वें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वर्तमान में जो है ज्ञानेश कुमार साहब है वो 26वें क्या है, निर्वाचन मुख्य आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। तो 25वें कौन थे इससे पहले, 25 से पहले थे, 25वें आयुक्त थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे राजीव कुमार। और जब राजीव कुमार साहब थे ना, उस समय क्या था कि ज्ञानेश कुमार सुखवीर संधु दो सदस्य थे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई दिनेश गोस्वामी समिति है 1 अक्टूबर 1993 को इसे बहुसदस्य निकाय कर देते हैं, 1+2 सदस्य किए थे, तो 2 सदस्य की नियुक्ति हुई थी ना। तो उसमें ज्ञानेश्वर कुमार सुखवीर संधु साहब क्या थे, 2 सदस्य थे, और राजीव कुमार थे क्या थे, अध्यक्ष थे, इसके मतलब निर्वाचन मुख्य आयुक्त थे ना। तो फिर क्या हुआ कि इनकी जो भाई इनका कार्यकाल पूर्ण हो गया, फिर क्या हुआ, वो जो ज्ञानेश्वर कुमार साहब थे ना, ज्ञानेश कुमार, ये क्या है 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी कि वर्तमान में कौन है, वर्तमान में यही है। दूसरी बात, अच्छा, एकमात्र कार्यवाहक महिला, एकमात्र कार्यवाहक, एकमात्र कार्यवाहक महिला है ना, वो इसकी आयुक्त रही है, वो कौन है, एकमात्र वो रही है वी.एस. रमा देवी, वी.एस. रमा देवी। क्या रहती है, वी.एस. रमा देवी। कितने दिन काम किया सर इन्होंने, 16 दिन काम किया, 16 डेज ही काम किया इन्होंने। ठीक है, वी.एस. रमा देवी। अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति भी है क्या जो राजस्थान से हो, बिल्कुल मतलब राजस्थान से कोई व्यक्ति है जो क्या बना, मुख्य आयुक्त बना। भाई यहाँ पे जो मैंने आयुक्त लिखे इनका मतलब मुख्य आयुक्त ही है ना, समझ लेना। ठीक है,
तो क्या बने, आयुक्त बने, वो कौन थे, राजस्थान से आयुक्त कौन बने, नगेंद्र सिंह। और नगेंद्र सिंह कौन से जिले से संबंधित है, डूंगरपुर जिले से संबंधित है, डूंगरपुर जिले के रहने वाले साहब थे, डूंगरपुर, ठीक है। प्रथम सुकुमार सेन साहब थे 25 में, आयुक्त कुमार मुख्य आयुक्त थे, वो मुख्य आयुक्त कौन थे, राजीव कुमार साहब थे 26 में, ज्ञानेश कुमार जो वर्तमान में, और वर्तमान में अच्छा एकमात्र कार्यवाहक महिला जो आयुक्त रही है वो वी.एस. रमा देवी, केवल 16 दिन काम किया उन्होंने। फिर राजस्थान से जो आयुक्त है वो नगेंद्र सिंह थे डूंगरपुर के, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, प्रथम मुस्लिम, प्रथम मुस्लिम है ना आयुक्त कौन बने, वो बने थे डॉक्टर साहबुद्दीन, डॉक्टर साहबुद्दीन याकूब कुरैशी, ठीक है, याकूब कुरैशी। तो ये चीजें हमने पढ़ी, ठीक है, कि भाई प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे, प्रथम मुख्य आयुक्त थे भाई सुकुमार सेन साहब, उसके बाद में 25 में राजीव कुमार साहब थे, फिर 26 में ज्ञानेश कुमार जो वर्तमान में, उसके बाद में एक बार जो कार्यवाहक महिला आयुक्त रही है वो वी.एस. रमा देवी के, 16 दिन उन्होंने काम किया। उसके बाद में राजस्थान से एकमात्र मुख्य आयुक्त रहे हुए हैं, उनका नाम है नगेंद्र सिंह, और वो डूंगरपुर से थे। उसके बाद में प्रथम मुस्लिम जो आयुक्त थे वो थे डॉक्टर शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी, ठीक है। तो ये हमारा केंद्र निर्वाचन कंप्लीट हुआ, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम एक अगले आयोग पे डिस्कस करेंगे।